अच्छा, हाँ सभी। जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव क्राइम इंडिया में आपका स्वागत है। तो ये अंतिम वीडियो रहेगा। अंतिम वीडियो बीपीएससी एग्जाम से पहले एक और वीडियो इसके बाद आएगा शायद, और इसी में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ऑल एससीईआरटी जीके जीएस का आपका खेला खत्म होगा। इसको नहीं देख के गया तो आप में बहुत पछताएंगे। खासकर ये ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन के चले जाइएगा तो काफी बढ़िया रहेगा। बिहार टीचर्स और झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, बिहार सिपाही के लिए तो रहेगा, क्योंकि इसी से कंटेंट कहीं ना कहीं आपको मिलता जुलता रहेगा। कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं, खासकर बिहार टीचर्स वाले के लिए सजेशन रहेगा। कुछ भी अब नया पढ़ना नहीं है, ओनली रिविजन। मैं सारा चीज अभी पिछले 10 दिन से सिर्फ रिविजन करा रहा हूँ। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। ईवीएस का सारा नोट्स आपको दिया है, हैंड रिटन नोट्स दिया है। एससीईआरटी के आर्ट्स का हो, साइंस का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, साइंस का सारा मैंने दिया है। और मैथ्स रीजनिंग आकर के लाइव आकर के पढ़ाया है। आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 10 से ज़्यादा मैंने सेट क्रेन बुक का लगवाया है, वहाँ जाकर के एक एक वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सीधे टाइम न वेस्ट करते हुए नस्तनाबूद करते हैं। एससीईआरटी का हम बुक उठा रहे हैं अभी 6 क्लास का, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और तथ्य हम दोनों चीज़ हम सुनेंगे और पढ़ेंगे। अब देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो लगभग 1.3 सेकंड में पहुंचता है। सीधे आंसर बताऊंगा, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं इसमें। ये आपका एससीईआरटी का बुक से लिया गया है, चैप्टर 1 से, पेज नंबर 4 से क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देता। ग्रहों के अलावा परिवार में भी उपग्रह भी होते हैं। गोल ये इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे चंद्रमा की परिक्रमा पृथ्वी को पूरे करने में कितना समय लगता है? तो लगभग 27 दिन 8 घंटे लगता है इसको। चंद्रमा की यह परिक्रमा पृथ्वी को पूरा करने में 27 दिन और 8 घंटे का टाइम लगता है। 27 दिन 8 घंटे का टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चलते हैं। सौर परिवार में छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जिसको एस्ट्रोनॉइड्स कहते हैं। ये आपको दिख सकता है। एससीईआरटी की बुक मैंने पढ़ा है, पेज नंबर 5 में आप जाकर के देख सकते हैं। अगर बुक चाहिए तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर देखेंगे तो कहेगा। खगोलविदों का मानना है कि वे ग्रह जो टूटते हैं और भाग में जो बदलते रहते हैं उसको क्षुद्र ग्रह के रूप में जानते हैं, क्षुद्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, सौर परिवार में छोटे छोटे पिंड को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं सौर परिवार में? तो मंगल और बृहस्पति का छांव के ठीक बीच में होता है, ठीक बीच में होता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति में बीच में ऐसे भी बुध आता है, तो बुध नहीं है, तो क्षुद्र ग्रह आते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। खगोलविदों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह क्या है? तो आपका एक बड़े ग्रह के टूटते हुए भाग भी है, नहीं ऐसा नहीं। सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह भी है, ऐसा नहीं है। बल्कि आकाश में इधर उधर घूमने वाले भी नहीं, या सबसे छोटा ग्रह ऐसा भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, सी ई ऑप्शन है। क्षुद्र ग्रह वो जो ग्रह नहीं है, बन जाते नहीं बन पाए, वो सारे हैं जिससे छोटे छोटे जो उल्का पिंडे होते हैं। खगोल का मानना है कि जो ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े का भाग होता है जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, और सबसे बड़ा ग्रह का सिरंस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसको थोड़ा और देखिए, आप कंबाइन करके देखने की कोशिश करेंगे तो समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन आया है सिर्फ वही हम पूछेंगे। आकाश में से टूटते हुए तारे को क्या कहते हैं? उसको उल्का पिंड कहते हैं। आकाश से टूटते हुए तारे को हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड या मेट्रोइड्स कहते हैं। नेक्स्ट है, ये इसको आकाश में टूटते हुए तारे को, इसको शूटिंग तारा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, उल्का पिंड कैसे बनते हैं? उल्का पिंड आपको बनते हैं सूर्य के चारों और चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूट कर गिरते हैं, उसे उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से जो बनता है उसे उल्का पिंड की जलने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व मदद करता है? तो वायु मदद करता है। आपका उल्का पिंड को जलने में मदद कौन करता है? वायु क्यों मदद करता है? क्योंकि वायु में फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसके कारण इसका मदद करता है और वो जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्का पिंड को जलने की प्रक्रिया में कौन मदद करता है? तो वायु है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भारत में 2/3 कृषि पर आधारित है, बिल्कुल सही है। अभी 50% से भी ज्यादा लोग हैं। भारत में भूमिगत जल का पुनः भरण मानसून के वर्ष के से करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वर्षा की सहायता के बिना विकसित
कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। भारत में कृषि सिंचाइयों की सुविधा के बिना 2 फसलों की नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है, आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी की तरह कहा जाता है, इसको आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा जिसे मंदाकिनी के नाम से जानते हैं या नदी के नाम से सर्फिली आकार का होता है, और ये आपका मिल्की वे या गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। चलिए, गैलेक्सी के भी नाम से जानते हैं। ग्रहों के नाम को भारतीय विद्वानों ने किसके नाम पर रखा है? तो ऋषियों के नाम पर रखा है। जितने भी ग्रह के नाम है वो आपके ऋषियों के नाम पर रखा है। ग्रंथों में ग्रहों के यूनानी नाम से क्या है? तो अल्फा है, बीटा है, गामा है। और यूनानी ने इसका जो ग्रह का ऋषियों का नाम है उसको चेंज करके अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिस, सीलोन और एटा एंड जेटा ये सारे नाम रखा है। ध्रुव तारा कहाँ स्थित होता है और किस दिशा में होता है? तो ध्रुव तारा आपका होता है उत्तरी गोलार्ध में होता है, उत्तरी दिशा में होता है, उत्तर दिशा में होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी दिशा में। पोल स्टार इसको कहते हैं। ध्रुव तारा को सबसे चमकता हुआ तारा उत्तर दिशा में जाता है। नेक्स्ट है, ध्रुव तारे की ऊंचाई किसे समान होती है? किसके समान होती है? तो आपका क्षितिज के समान होती है। किसके समान होते हैं? क्षितिज के समान होती है, हॉरिजॉन्टल जिसको कहते हैं। राशियों के नाम कैसे होते हैं? आकारों के नाम पर होते हैं। जैसे आकारों के नाम पर राशियों को दिया गया है, तो आपको इस तरह से आपको देखिए ये सारे उठाया गया एससीईआरटी से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय किसे कहते हैं? उसे नक्षत्र कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय नक्षत्र यानी कि कॉन्स्टेलेटर कर लेते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ जो तारे होते हैं उसको ये क्या कहते हैं? तो नक्षत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्षत्रों की अवधि कितने दिनों में होती है? कितने दिनों की होती है? नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। जिस तरह से आप राष्ट्रपति को कोई अध्यादेश देते हैं तो उस 14 दिन में साइन करना होता है, तो इसी तरह से ये 14 नक्षत्रों की अवधि कितने दिन की? 14 दिन की होती है। ज्योतिष के विज्ञान किसे मानते हैं? नक्षत्रों और मौसम के बीच के संबंध को एस्ट्रोलॉजी जिसको कहते हैं। मौसम और नक्षत्रों को मौसम के बीच में देख के। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कौन सी रेखा है? तो वो आपका अक्ष रेखा कहलाता है। उत्तरी और दक्षिणी रेखा को मिलाने वाले जो भूमध्य रेखा या अक्ष रेखा भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अक्ष पर झुकने का अंश होता है कितना? 23.16 डिग्री या फिर 23.23 डिग्री कह सकते हैं। ये आपका 23.5 डिग्री भी कहते हैं इसको। हमारा पृथ्वी लगभग 62 डिग्री पर खड़ा है। पृथ्वी के अक्ष पर झुकने का अंश होता है 23.5 डिग्री का। चलिए, ये आपका चैप्टर 2 से लिया गया है एससीईआरटी की बुक से। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते समय एक बार इसका चक्कर किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में होता है आपका? सूर्य की ओर विपरीत दिशा में कोई भी दिशा नहीं होता है, सभी होता है, तो सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है, ई ऑप्शन आ जाएगा इसमें, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समदिवा यात्री में कौन से महीने होती है? यानी इक्विनॉक्स जिसको कहते हैं, यानी 12 घंटे दिन 12 घंटा रात होगा, यानी दिन और रात समान। तो आपका समदिवान कब होता है? तो मार्च और सितंबर महीने में। उत्तरी और दक्षिणी में मार्च, अगर उत्तरी में बात करेंगे तो मार्च, और दक्षिणी में आपका हो जाएगा सितंबर में। समदिवारात्री की तिथि किस रेखा पर होती है? तो किस रेखा पर होती है? तो आपका विषुवत रेखा पर होती है। विषुवत यानी इक्वेटर में, इक्विनॉक्स में समदिवारी रात्रि होती है। पृथ्वी पर जल के कितने प्रतिशत भाग को जलजंबू कहा जाता है? जल के कितने प्रतिशत भाग को जलजंबू कहते हैं? तो 71%, लगभग 71%। 29% पर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पौधे किस माध्यम से जीवन यापन करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठार किस तरह के भूमि के रूप में पाया जाता है? बहुत विशाल और वो खुले मैदान में पाए जाते हैं। पठार जो है आपका, इसमें थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर 4 का है ज्योग्राफी का बुक से।
पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकती है। कुछ पठार जो तो हजारों किलोमीटर के भी फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण है। तिब्बत का पठार संसार का सबसे बड़ा पठार होता है। पामीर के पठार को संसार के छत्र कहते हैं। पामीर के पठार को क्या संसार के छत्र कहते हैं। राजू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों की कुछ मुख्य विशेषता क्या है। पर्वतों की मुख्य विशेषता यह है कि वो तो ऊंचाई और खुलापन होता है। ऊंचाई और खुलापन होता है। दूसरा ऑप्शन है गहराई और अंधकार होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। निचली स्थिति और समृद्धि होती नहीं। पानी से घिरे होते हैं, ऐसा नहीं। तो ऊंचाई और खुलापन होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये लंबी श्रृंखला के रूप में फैले होते हैं। ये श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। यानी कि फिर से बताते हैं। मनोज मनोज बोलता है, मनोज बोला, दादाजी मेरे पश्चिम चंपारण जिले में तो पठार है। शिक्षिका ने कहा, हाँ नहीं नहीं, तुम पठार कह रहे हो, वो पठार नहीं बल्कि पर्वत है, क्योंकि पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते, वे आसपास के क्षेत्रों को बहुत ही संकीर्ण होते हैं। यानी ऊपर का हिस्सा देखोगे तो एकदम संकीर्ण नोकीला टाइप का होता है। ये सभी श्रृंखला के रूप में फैले होते हैं। ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पठारों पर हमेशा बर्फ जमी लगती है और इससे कई नदियां निकलती है। भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियां भी निकलती है। अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती है, परंतु यहाँ भी वर्षा जल के कारण नदियां निकलती है। चलिए, ये सारी चीजें हैं। तो मैंने बताया आपको पर्वत की मुख्य विशेषता क्या है, खुलापन और ऊंचाई और खुलापन रहेगा। एक चीज और गुड न्यूज बताना चाहूंगा, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सभी क्वेश्चन लगा के आना है। सभी लोग को निगेटिव मार्किंग से हटा दिया गया। मैदानी क्षेत्रों का निर्माण कैसे होता है। मैदानी क्षेत्रों से आपका पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के द्वारा होता है। पृथ्वी का आंतरिक हलचलों द्वारा। अरावली को देखेंगे तो आपका ये नीचे का भाग चौड़ा होता है, ऊपर एकदम संकीर्ण होता है, जिसमें से अपक्षी यानी कि बेदरिंग होते रहता है। दिल्ली मैदान, उत्तर भारत उत्तरी मैदान में ये सारे होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अपवर्तन मुल्क मैदान क्या था में मैदान जिसकी रचना में अपवर्तन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है, अपवर्तन मुल्क मैदान कहलाता है। जैसे कि फिनलैंड का मैदान, उत्तर भारत या कनाडा का मैदान। निषेचन मैदान क्या होता है। निषेचन की क्रिया में द्वारा नदियों में हिमालयों तथा सागरीय मैदानों के होते हैं, जैसे केरल के पठार, ये सारे चीजें रचनात्मक मैदान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का कौन सा राज्य मुख्य रूप से अरावली पर्वत श्रृंखला को है, तो वो आपका राजस्थान है। ये आपको अरावली पर्वत का ये पिक्चर इस तरह से दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला आपको दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। यह मुख्य रूप से भारत में किस राज्य में है, तो पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिम में आपको देखने को, दिशा पूछ रहा है तो पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलेगा। आप डायरेक्शन बना करके एक बार देख लीजिएगा, तो पूर्वोत्तर भी है लेकिन दक्षिण पश्चिम में है, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं, गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। जब आप माउंट आबू जाओगे उसमें सबसे ऊपर में शिखर मिलेगा गुरु शिखर के, अरावली के पर्वत पर। चलिए नेक्स्ट, सबसे ऊंची चोटी यही है। कौन सी नदी अरावली पर्वत के दक्षिणी ढलानों से निकलती है और राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है, तो आपका है यमुना है, चंबल भी नदी है, गंगा है, ताप्ती है, तो ये एक से अधिक हो जाएगा। भारत में नदियां जो निकलती है उत्तर में से, जैसे उत्तर नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और दक्षिण की नदियां जैसे दक्षिण में आपका आता है पश्चिम में बहने वाली या पूर्व से बहने वाली, ये सारी जो नदियां आती है। टोटल 36 नदियां हैं। अरावली पर्वत अपने समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ऑप्शन है कोयला, सोना, लौह अयस्क या फिर बॉक्साइट। तो एक से अधिक आएगा इसमें। लौह अयस्क भी पाता है और बॉक्साइट भी मिलता है। चूना पत्थर, थोड़ियम मुख्य रूप से यहाँ पाए जाते हैं। विश्व की ओल्डेस्ट है। अरावली पर्वत एक प्राकृतिक अवरोधनों के रूप में कार्य करती है और थार रेगिस्तान को शेष भारत से अलग करती है। अरावली की को पश्चिम स्थित इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है, इसका नाम दिया है मारवाड़। पश्चिम जो थार जितने में मरुस्थल है उसको मारवाड़ के नाम से जानते हैं। ये
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अरावली ये पर्वत अपनी विविध वनस्पति और जीवों के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अरावली क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण वन जीव अभयारण्य है? आपका रणथोड़ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, अरावली राजस्थान में पाया जाता है, नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला ने भारत के ऐतिहासिक भूगोल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन सा प्राचीन व्यापार मार्ग अरावली क्षेत्र से होकर गुजरता था, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग को गंगा के मैदानी इलाकों से जोड़ता था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसको ग्रैंड ट्रंक शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 1000 मीटर का, लगभग 1000 मीटर का, यानी 1 किलोमीटर। कौन सा ऐतिहासिक पहाड़ किला अरावली पहाड़ों में स्थित है और मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी था? तो चित्तौड़गढ़ किला है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ आपको भूगोल में आपको देखने को मिलता है ये सारी चीजें। चलिए यहाँ पर भारत में कौन सी पर्वतमाला जो कि आपको पाई जाती है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, पर्वत तो पर्वतरोहण का खेल किस प्रकार के पर्वतों पर होता है? तो ऊंचे पर्वत में होता है, सबसे किसे ऊंचे पर्वत में होता है। चलिए नेक्स्ट, छोटे पर्वत में जंगली खेल नहीं, ऊंचे पर्वतों पर होता है पर्वतरोहण। सिर के ऊपर ठीक, मतलब सिर के ठीक ऊपर की दिशा को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? ऊपर की दिशा को जोनित कहते हैं, नादिर नहीं। नादिर नीचे वाले को कहते हैं, पाताल भी नहीं, आकाश भी नहीं, नादिर कहते हैं। ठीक है, नीचे वाले को क्या कहेंगे? नादिर। नेक्स्ट है, पैर के नीचे की दिशा को क्या कहते हैं? तो उसको नादिर कहते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। कुल कितनी दिशाएं हैं? टोटल 10 दिशाएं हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दिशा पूरब पश्चिम पूरब और उत्तर के बीच में होता है उसको क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर में रहेगा तो उत्तर पूर्व कह दीजिए या पूरब उत्तर कह दीजिए। नेक्स्ट है, जो दिशा उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है उसको क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम कहेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा की आकृति क्या अंतर लाती है? तो ये चंद्रमा पृथ्वी से छोटा होता है, ये आकृति लाता है। ये क्वेश्चन सारे 6 क्लास का है, तो क्वेश्चन इजी है। पहले चांद पर पहुंचने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? तो अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। स्पेस पर भारत के कल्पना चावला पहुंचे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह से, ग्लोब क्या है? ग्लोब, उसका मुख्य उपयोग क्या होता है? ग्लोब है एक पृथ्वी का मानचित्र है, जो मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का छोटा सा मॉडल होता है ग्लोब। इसी का इसका मुख्य उपयोग क्या है? तो हम इसको रेप्लिका ऑफ अर्थ भी कहते हैं, और इससे हम एक समझने की कोशिश करते हैं क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये ग्लोब का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, ग्लोब में जल या थल के हिस्से को कैसे दिखाया जाता है? ग्लोब में जल को नीले रंग से और थल को हरे रंग से दिखाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन है, जल को नीले और थल को हरा रंग में दिखाया जाता है जब आप ग्लोब देखेंगे। महासागरों की कुल संख्या कितनी है? तो महासागरों की संख्या टोटल 4 है। अब एशियाटिक के बेसिस पर ये 4 महासागर होते हैं। कौन कौन से है? तो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक आर्कटिक महासागर। यह सारे आप बता देता हूँ कहाँ पर क्या कौन पाया जाता है। आपको एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर पाया जाता है, और अफ्रीका, उत्तर अमेरिका में अटलांटिक महासागर पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका में अंटार्कटिक महासागर ये पाए जाते हैं। टोटल 4 है। ठीक है, कितने पूछे? महासागरों की कुल संख्या कितने हैं एससीईआरटी में के हिसाब से? 4 हैं टोटल। और पूछेगा महासागरों की संख्या कितने हैं, तो महादेशों की संख्या कितने हैं, तो आप बता दीजिएगा। महासागरों की कितनी है? तो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? तो लगभग 4 किलोमीटर का होता है, लगभग 4 किलोमीटर। ये आपका दिया हुआ है। चैलेंजर डीप होता है 11,034 किलोमीटर का, और ये अगस्त सितंबर में किया जाता है मरियाना गर्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, देशांतर रेखा इसकी पहचान के लिए मदद करती है? तो समय के अंतर को जानने के लिए देशांतर रेखा को यूज करते हैं। इमेज इस तरह से देख सकते हैं। कुल 360 रेखाएं होती है समय के अंतर को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वक्तव्य सही है? ऑप्शन है, देशांतर रेखाएं लोगों को समय का अनुमान लगाने में मदद करती है। बिल्कुल ही सही जवाब है। समुद्री यात्राओं में लोग अक्सर दिक् सूचक की से ठिकाना खोजते हैं ही नहीं, समुद्र सूरज की स्थिति को देख करके किसी स्थान की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है, ये भी नहीं।
पृथ्वी के गोल होने के कारण हम समय का अंतर नहीं, ये भी नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे सटीक आंसर यही है, देशांतर रेखाएं लोगों को समय का सही मतलब अनुमान लगाने में मदद करती है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखीय पृथ्वी से ऊपर और दक्षिण भाग कैसे लेता है? तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से भाग लेता है। कैसे भाग करते हैं? तो उत्तरी और दक्षिणी भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 0 डिग्री देशांतर को किस रेखा या मध्याह्न रेखा जाता है? तो प्रधान रेखा द्वारा मुख्य रेखा द्वारा करते हैं। सूर्य के सामने घूमती हुई पृथ्वी को एक देशांतर के से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। किसे सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब 180 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ा दी जाती है तो पूर्व की ओर जाने पर क्या होगा? पूर्व की जाने पर एक तिथि घटा देंगे। अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो हम बढ़ रहा है, तो पूर्व की ओर जाएंगे तो उसको घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी पर बनी एक अक्षांशीय और देशांतर रेखा क्या कहलाता है? वो काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइंस कराएंगे। पृथ्वी पर सभी रेखाएं काल्पनिक होती है, परंतु इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? वो मध्य रेखाओं के उपयोग किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को किन अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटा गया है? तो आपका कर्क और मकर रेखा में बांटा गया है। और कर्क और मकर रेखाओं के बीच क्या स्थिति होती है? दिन और रात की। तो साल भर की होती है, 6 महीना तक होता है दिन रात और 6 महीने रात होता है। वैसे 3 महीने दिन होता है, 3 महीने रात होती है। 3 हफ्ते दिन होते हैं, 3 हफ्ते रात होते हैं। बराबर समान और बराबर रात होती है। तो आपका एक इनमें से कोई नहीं होती है। ठीक है, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन, पृथ्वी को किन अक्षांशों रेखाओं के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटा गया है? तो कर्क और मकर रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शे में उत्तर दिशा कौन सी होती है? जो ऊपर होती है आपका उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में उत्तर की ओर। ठीक है, मानचित्र में किस तरह की समान जानकारी प्राप्त होती है? तो आपको दिशा सूचक रेखाओं और नक्शे के बारे में पता चलता है। बिहार राज्य उत्तर सीमा किस किस देश से मिलती है? तो वो एकमात्र देश से मिलता है, वो नेपाल है। ऑप्शन में और भी है, नेपाल है। ठीक है, बिहार की इस राज्य के पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम आपको मैंने बताया था 345 किलोमीटर का है। और सॉरी, पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो 483 किलोमीटर का है, 483। और उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो 345 है, 345 किलोमीटर का। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के दक्षिण सीमा यानी दक्षिण साइड में, नीचे के साइड में कौन सा राज्य है? तो झारखंड है, उसी का बच्चा। बिहार राज्य का उत्तरी सीमा, उत्तर की सीमा से उनसे देश में नेपाल है। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्व सीमा में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो गर्म और आर्द्र जलवायु मिलती है, गर्म और आर्द्र मिलती है। बिहार के किस भाग में गर्म और आर्द्र जलवायु मिलती है? तो पूर्वी भाग में मिलता है, जहाँ पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है, बिहार के पश्चिम में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो उसमें गर्म और शुष्क जलवायु मिलती है, गर्म और शुष्क। और पूर्व की साइड में गर्म और आर्द्र मिलती है। नेक्स्ट है, बिहार के पश्चिम में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? गर्म और शुष्क, मैंने बता दिया। बिहार के मुख्य 3 ऋतुएं कौन सी है? ग्रीष्म, वर्षा और शीत है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत है। दक्षिण बिहार में किसान किस फसल के तैयार करके रोपते हैं? दक्षिण बिहार में आपको धान का करते हैं, ज़्यादा पानी इसमें जरूरत पड़ती है। और धान के लिए पोड़ते हैं, फिर खरीफ करते हैं, उसके बाद बोई जाती है, फिर काटी जाती है। बोई आपको जाता है जून जुलाई में, और कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। वर्षाकालीन फसल ये सारी होती है दक्षिण बिहार में। नेपाल की तराई में नदियों के बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में क्यों प्रमुखतः फैलता है? क्यों फैलता है? क्योंकि नदियों अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी और कंकड़ पत्थर लेकर के आता है, जो नदियों के तल में जमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार के किस भाग में गर्म और आर्द्र जलवायु मिलती है? तो पूर्वी भाग में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, पटना से पूर्व के बड़े हिस्से को क्या कहा जाता है? ताल या ताल क्षेत्र कहते हैं। ताल क्षेत्र जो कि बढ़िया तक जाती है। नेक्स्ट है, ताल क्षेत्र में खेती कैसे होती है? तो रबी की फसल होती है वहाँ पर। रबी यानी शीतकालीन फसलें होती है। रबी की फसल ये आपको जून जुलाई में रोपी जाती है, जैसे कि चना और जितने भी दलहन। उसके बाद उसको फरवरी और मार्च में काट ली जाती है। खेतों
में कौन सी फसलें होती है जिनकी रोपाई विशेष अंदाज से की जाती है? मसूर और सरसों की, मसूर और सरसों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल मौसम में खेतों में ज्यादातर फसलों का उत्पादन कौन से इलाके में होता है? तो पटना के दियारा और जल्ला क्षेत्र में होता है। दियारा में रबी फसलें ताल और दियारा में होता है। शीत लहरी के दौरान तापमान कितने डिग्री तक चला जाता है? तो 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है। उत्तर बिहार में कौन से जिले में तंबाकू उपजाया जाता है? तो समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली में उपजाया जाता है। उत्तर बिहार में तंबाकू उत्पादन करने वाले क्षेत्र का नाम है सरेसा क्षेत्र, उसको सरेसा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सरेसा इलाके तंबाकू के लिए क्या विशेषता है? तो कराट, ये मतलब ये बहुत ही कड़कदार होते हैं। ये बहुत सरेसा इलाके के तंबाकू की बहुत ही कड़केदार होते हैं, कड़कदार, एकदम कड़क होता है जिसमें कहते हैं। सरेसा इलाके में तंबाकू बहुत कड़क होते हैं, इसलिए तंबाकू बेचने वाले सरेसा के नाम पर भी इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं, सरेसा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेपाल की पहाड़ी में से बह करके आने वाले पानी में कौन से अंश होते हैं जो मिट्टी की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो चूने का अंश होता है उसमें, चूने का, मिट्टी का अंश होता है, पहाड़ के अंश होता है, पानी का, तो उसमें होता है चूने का अंश पाया जाता है। बिहार के जंगलों में कौन से जानवर राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किए गए? तो वो आपको बाघ है, बाघ है। नेक्स्ट है, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में किस अभयारण्य में रात्रि के समय बाघों की धार सुनाई देती है? तो वाल्मीकि नगर अभयारण्य आपको देखने को मिलता है। एकमात्र है जहाँ बिहार में, कहाँ? वो पश्चिम चंपारण में देखने को मिलता है। बिहार के किस जिले में भारी संख्या में साइबेरियन क्रेन पक्षी प्रतिवर्ष आते हैं? तो पटना जिले में आपको देखने को मिलता है। आपको पटना जिले में मेजॉरिटी वर्ड से आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में जान लीजिए। जाड़े के दिनों में पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट में छत पर साइबेरियन क्रेन, यानी ये सारे प्रयासी पक्षी जो होते हैं, प्रवासी पक्षी जो होते हैं, भारी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं। ठंड के टाइम में आते हैं, जाड़े के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध की आराधना कर रहे थे, वो किस स्थान पर बैठे थे? वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में। नेक्स्ट इस पर मैंने काफी क्लासेस लिया है तो आपको छोटा मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर है? तो फाल्गु नदी है। आपको ये फाल्गु नदी पर बैठे हुए हैं। चलिए, फाल्गु नदी है, निरंजना नदी भी कह सकते हैं, विष्णुपद नदी। ये आपको देखने को कहाँ मिलता है विष्णुपद मंदिर? ये वहां पर फाल्गु नदी में एवं सिंचाई में विष्णुपद मंदिर देखने को मिलते हैं। ये कच्चे धाग में पुण्य सारी चीजें मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस तरह से, और ये आपका 6 क्लास का आपका कंप्लीट होने वाला है। रानी अहिल्याबाई ने किस मंदिर को काले पत्थर से बनवाया था? तो विष्णुपद मंदिर को अहिल्याबाई ने बनवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शीतलहरी के दौरान तापमान कितने डिग्री तक चला जाता है? तो 5 से 10 डिग्री चला जाता है। रबी फसल के लिए मसूर ताल क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ है? तो पटना से पूर्व में आपको अवस्थित है, बड़ैया तक। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है? तराई के क्षेत्र में। सोमेश्वर पहाड़ी आपको तराई के क्षेत्र में, जो कि पश्चिम चंपारण में देखने को मिलेगा। शिवालिक के यहीं पर मिलता है, तराई क्षेत्र। कोसी प्रमंडल जिले में रहने वाले लोगों के लिए बरसात में महीनों में अखबारों में जानकारी इकट्ठी करो, और ऐसे सारी चीजें हैं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया। ज्योग्राफी का सारा मैंने कंप्लीट कर दिया, लगभग कितने मिनट में मैंने कंप्लीट किया आप देख सकते हैं। ये अंतिम प्रहार है, अंतिम वीडियो रहेगा, आधे घंटे मैंने कंप्लीट किया, इसको सुन के चले जाइएगा, काफी वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इस तरह से हम लाने वाले, हो सकता है आने वाले टाइम में अन सब्जेक्ट का भी लाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा सकते हैं आप।